इटावी से माधोपुर के मुकाम से निकलने वाली शाह नहर वहाँ से शुरू होती और फिर अनायत बाग और अंगूर बाग से होती हुई इस तख्ता पर दाखिल होती, जिसे हम फरा बख्श कहते हैं। फरा बख्श में आरामगाह से लेकर ये नहर इस मुकाम पर जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ तक आती है। ये वो जगह है जहाँ हवा महल वाक़ है। यहाँ से ये इस नहर के दोनों जानब दो तख्ते या फुटपाथ हैं और उनकी दोनों जानब फिर दो बड़े बड़े बागात हैं। ये नहर मेरे बिल्कुल सामने आकर अचानक इख्तिताम पजीर होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। ये नहर यहाँ से ज़मीन दोज़ हो जाती है, इस हवा महल के फर्श के नीचे से गुजरती है और फिर एक बड़ी आबशार पे इसका पानी गिरता है। ये बड़ी आबशार जो हमारा आज का मौजू है, इसके ऐन ऊपर आप एक दरार देख रहे हैं। इस दरार की ऊंचाई तकरीबन 1 इंच के करीब है। यही दरार इसको उस नहर से मिलाती है जहाँ से ये आबशार अपना पानी वसूल करती है और ये हवा महल के नीचे से गुजरती हुई यहाँ तक आती है। पानी इस आबशार से गिरने के बाद नीचे आता और नीचे आप एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन देखते हैं जहाँ पानी दोबारा जंप लेता और इस छोटे पौंड में गिरता। इस पौंड में भी संगमरमर का एक फवारा है। इसकी गहराई कोई 9 इंच के करीब है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये एक छोटी सी बाउंड्री वॉल है और मेरे साथ ही वो संगमरमर का तख्त है जहाँ कभी शाहजहाँ बैठता और इस आबशार के पानी और झंकार से लुत्फ अंदोज होता। तारीख गवाह है कि शाहजहाँ जब कभी भी लाहौर आया, उसकी 2 बेटियाँ जहाँ आरा बेगम और रोशन आरा बेगम अपना अक्सर वक्त इसी तख्ते यानी हयात बख्श पर सर्फ करती और घंटों इस आबशार को देखती रहती। तारीख आलमगीरी का मुसन्निफ भी यही कहता है कि औरंगजेब की बेटी ज़ैबुन्निसा, जिसका तखल्लुस मख्फी था, वो भी अक्सर यहाँ बैठती और शायरी यहीं तख्लीक करती। उसने इस आबशार पर भी बहुत सी रुबाइयाँ लिखी। तमाम की तमाम आबशार जो है ये सफ़ेद संगमरमर से तामीर की गई है और इसका ये जो बहुत बड़ा तख्ता है ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक से मेरी मुराद ये है कि ये तमाम का तमाम एक ही संगमरमर का टुकड़ा है। इसमें 3 चीज़ें काबिल गौर हैं। अव्वल ये कि इसका बीच का जो हिस्सा है उसमें हमें इस किस्म के कोरिंथियन मोटिव पे मबनी डिज़ाइन नज़र आते हैं। इनकी अपनी तफसील है जो मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। फिर इसके चारों तरफ ये बॉर्डर चलता है जहाँ आपको पत्तों की मदद से इस किस्म के गुंबद बनाए दिखाई देते हैं। जबकि आप किनारे पे आएँ तो आपको ये बॉर्डर नज़र आता है जो पानी को इस तरफ गिरने से रोकता है। अब आइए इन मोटिव्स की तरफ। ये जो कोरिंथियन मोटिव्स हैं इनमें 3 चीज़ें काबिल गौर हैं और 3 चीज़ें हैं इनमें। मसलन एक कटाव ये है, दूसरा कटाव ये और तीसरा कटाव ये तीनों कटाव कॉनकेव हैं। या यूँ कहिए कि इस तरह उनकी कॉनकेविटी है, वो अंदर की जानब गए हुए हैं और इनका मकसद ये है कि जब पानी गिरता है तो वो उस पानी को उछालते हैं और पानी सतह के साथ साथ नहीं बहता बल्कि वो हर स्टेज पर उछलता हुआ नीचे जाता है और उसी से ही वो रिदम पैदा होता है जो इस वक्त आप सुन सकते हैं। ये बॉर्डर महज डेकोरेटिव बॉर्डर है, लेकिन इसके बीच में भी वो जो कॉनकेविटीज़ हैं वो यहाँ भी बनाई गई हैं ताकि पानी यहाँ से भी उछलता हुआ गुजरे। अब ज़रा इस आबशार के नीचे आइए। नीचे आप देखेंगे कि जब पानी गिरता है तो आगे एक छोटी सी सीधी पट्टी चली गई है। ये पट्टी हमवार नहीं बल्कि इसमें भी थोड़ा सा गहराव है। इस गहराव का मकसद ये है कि जब पानी नीचे आए तो ये एक नाली की सूरत में यहाँ जमा हो जाए और ऊपर से जो पानी गिरे वो यहाँ गिर कर भी एक और झनकार पैदा करे और साथ ही साथ पानी की थोड़ी मिकदार यहाँ हर वक्त जमा रहे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तमाम का तमाम एक ही बहुत बड़ा मार्बल का पीस है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल आ सकता है कि इसके बीच में तो आपको छोटे छोटे टुकड़े, पत्तेदार टुकड़े नज़र आ रहे हैं। ये दरअसल स्लैब को डिस्टर्ब नहीं करते। तमाम की तमाम स्लैब एक ही है, जबकि उसमें गाहे बगाहे इस पत्ते की शेप की खुदाई करके उसमें स्याह पत्थर को इंसर्ट कर दिया गया है। इस तरह जो शेप तख्लीक हुई है उसे हम टेक्निकली पिजन ब्रेस्टेड शेप्स कहते हैं और जितने भी ये आपको मोटिव्स नज़र आ रहे हैं ये पिजन ब्रेस्टेड ही हैं। अब इस किनारे को आइए। यहाँ एक नीम ऑक्टेगनल किनारा तख्लीक कर दिया गया है जो एक बॉर्डर का काम करता है। इसी आबशार को अगर आप इस जानब देखें तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। अव्वल ये
کہ زمین کے ساتھ یہ آبشار تقریباً 45 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے، اور اسی طرح اگر ہم اوپر دیکھیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی یہ آبشار دیوار کے ساتھ 45 ڈگری کا اینگل بناتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ آبشار 45 ڈگری کے زاویے پر پانی کو نیچے لاتی ہے۔ آبشار کا رخ شمال کی جانب ہے، اور شمال کی جانب تخت اور بڑا تالاب ہے، جبکہ مشرق اور مغرب کی سمت میں اس طرح کی دو بڑی بڑی تکونے یا ٹرائنگلز ہیں۔ یہ تکون مغرب کی سمت میں ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اسے 5 ورٹیکل پینلز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک پینل یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا اور پانچواں۔ اب ان کی فردر ڈویژن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے پینل کو 4 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، اور اس میں بھی مختلف قسم کے فولیٹڈ ڈیزائن تخلیق کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ بغور دیکھیں تو یہ جو موٹو ہے یہ آپ کو اندر آبشار پر بھی نظر آ رہا تھا، یہی موٹو یہاں دہرایا گیا ہے۔ جبکہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک دائرہ دار کنسٹرکشن ہے، یہ بھی چھوٹے چھوٹے فائلز پر مبنی ہے۔ دوسرے پینلز میں بھی یہی کنسٹرکشن ہے، تیسرے میں بھی ایسے ہی۔ البتہ یہاں یہ قابل غور چیز ہے کہ یہ ورک بھی اسی طرح کا ان لے ورک ہے جیسا کہ ہم نے آبشار پر دیکھا، اور ایک کلوز اپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کٹاؤ کی گہرائی تقریباً آدھے انچ کے قریب ہے، جو اس وقت کی تکنیکی مہارت کی منہ بولتی ثبوت ہے۔ آبشار کے عین نیچے جو یہ چھوٹا سا کٹاؤ یا گراؤ ہے، اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ یہاں سے پانی اچھل کر باہر گرتا اور پھر اس چھوٹی سی پروجیکشن سے ٹکرا کر نیچے تالاب میں گرتا۔ یہاں بھی ایک آپ کو طویل ڈیکوریشن یا فریز نظر آئے گی۔ اس میں جو ڈیکوریشن کی گئی ہے وہ پتے دار موٹیوز پر مبنی ہے۔ یہاں سے پانی تقریباً 1 فٹ نیچے اس تالاب میں گر جاتا۔ آبشار کے سامنے والا تالاب تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس تالاب کے ایک طرف تو یہ آبشار ہے، جبکہ دونوں جانب اس قسم کے فٹ پاتھ ہیں۔ شمالی سمت میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جبکہ شمالی سمت میں اگر ہم تھوڑا آگے آئیں تو ہمیں ایک فٹ پاتھ بنا نظر آتا ہے۔ یہ اس تالاب کے بیچوں بیچ تعمیر کر دیا گیا ہے، اور اس کے اس جانب بھی تالاب جاری رہتا ہے۔ البتہ اس پل کے نیچے ہمیں 3 سوراخ نظر آتے ہیں، اور جو زائد پانی اس تالاب میں جمع ہوتا وہ انہی سوراخوں سے نکل کر اس تخت کے نیچے آ جاتا۔ اس تالاب کی ڈیکوریشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سمپل ہے۔ اول اس کے چاروں طرف پر ایک بارڈر ہے جو سفید بارڈر ہے، پھر اس کے بیچ میں ایک کنسٹرکشن ہے جو زگ زیگ موٹیوز پر مبنی ہے۔ زگ زیگ موٹیو یہ ہیں جیسے یہ آپ کانٹے دار کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، اسے ہم تیر نما کنسٹرکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام ان لے ورک ہے اور سیاہ سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ تالاب کے عین وسط میں ایک سنگ مرمر سے تعمیر شدہ فوارہ ہے، اس میں بے لیف موٹیوز دیے گئے ہیں۔ فوارے کے 3 حصے ہیں، ایک نیچے کا حصہ جہاں پتے نیچے کی جانب جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر درمیان کا حصہ جو کالر یا درمیانی حصہ ہے، یہاں ہمیں 3 بینڈز نظر آ رہے ہیں، اور پھر اوپر کا حصہ جہاں پتوں کا جو جھکاؤ ہے وہ اوپر کی جانب ہے، کیا وہ اوپر کی سمت کو جاتے نظر آتے ہیں۔ تالاب کے بیچ میں یہ جو چھوٹا سا کازوے یا فٹ پاتھ ہے، اس کے ساتھ ہی شمال کی سمت میں یہ شاہ جہان کا سنگ مرمر کا بنا ہوا تخت ہے۔ یہ تخت 4 پایوں پر مبنی ہے۔ اوپر سے اس کی پیمائش تقریباً 6 فٹ اور 8.25 فٹ کے قریب ہے۔ جنوب کی جانب اس کے اوپر جانے کا راستہ ہے۔ اس جانب اس میں یہ چھوٹے چھوٹے 6 پلرز دیے گئے ہیں، جبکہ اس جانب اسی قسم کے ہمیں 4 پلرز نظر آتے ہیں۔ بیچ میں جو جالیاں ہیں ان پہ ٹپیکل عربسک موٹیوز نظر آتے ہیں۔ اس کی جو یہ سلیب ہے یہ تقریباً 8 انچ کے قریب ہے، اور یہ بھی مونولیتھک ہے، یعنی یہ بھی سنگ مرمر کا ایک ہی ٹکڑا ہے جس کا سائز 6 فٹ اور 8.25 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ یہ تخت 4 پایوں پر مبنی ہے، یا یہ پائے سمجھیے کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی تمام کے تمام ضخیم سنگ مرمر کے بلاکس کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ ان پایوں کی 2 خصوصیات ہیں۔ اول یہ کہ ان کے اوپر ہمیں یہ بے لیف یا انگور کے پتے نظر آ رہے ہیں، اور جہاں یہ ایک منزل دوسری منزل کو جدا کرتی ہے وہاں ہمیں چھوٹا سا رسہ یا روپ مولڈنگ نظر آتی ہے۔ یہ تخت اس کے اوپر ہی کھڑا ہے، اور اس کی بھی 3 سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج، دوسری سٹیج اور تیسری سٹیج۔ اس کے اوپر آ کر ہمیں اس کی یہ جالی دار دیوار نظر آتی ہے۔ کبھی یہاں
बादशाह शाहजहां विराजमान होता था। बाद में यहाँ ही ज़ैबुन्निसा औरंगजेब की बेटी बैठी और रंजीत सिंह भी अपने दौर में यहीं बैठता रहा। रंजीत सिंह ने अपने दौर में ये कोशिश की कि वो इस तख्त को उखाड़ कर अमृतसर ले जाए, लेकिन कारीगरों ने जब उखाड़ने की कोशिश की तो ये तख्त बहुत हद तक मजरूह हो गया। तो ये तय पाया कि बजाय इसे तोड़ने के इसको यहीं रहने दिया जाए। उस वक्त जो इसे नुकसान पहुंचा वो इसकी बात जगहों से अब भी वाज़ेह है। इन पिलर्स की कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि बेसिकली ये मुरब्बा है, ऊपर आकर एक कॉलर है और सबसे ऊपर छोटा सा एक ऑरेंज शेप मोल्डिंग हमें नजर आती है। अरेबिक्स मोटिव्स में ये मोटिव्स भी हैं और ये बेलदार मोटिव्स भी हैं, लेकिन ये असल नहीं है बल्कि ये बाद का रिपेयर वर्क है। पानी इसी तख्त से गुजरकर उस बड़े पॉन्ड में जा गिरता। ये जिगजैग मोटिव्स हमें यहाँ भी नजर आते हैं, लेकिन खूबसूरती ये है कि थ्रू आउट पानी का लेवल एक ही रहता और ये लेवल की इंतहा है कि जब आप उन बड़ों पत्तों को देखते हैं तो जो पानी यहाँ गिरता है वो यहाँ से गिरकर उस हद तक चला जाता है और दाएं बाएं नहीं मुड़ पाता। मुसलमानों के फन तामीर में चाहे वो जनरल आर्किटेक्चर हो या लैंडस्केप आर्किटेक्चर, पानी को एक अहम रोल दिया गया है, या यूँ कहिए कि पानी से बड़ा अहम रोल लिया गया है। इस्लामिक आर्किटेक्चर चाहे बरसगीर इंडो पाकिस्तान का हो, स्पेन का हो, सीरिया का हो, ईरान का हो या मिस्र का, आप जहाँ भी इस्लामी फन तामीर को देखेंगे पानी का उसमें भरपूर अमल दखल रहा है। यही अमल दखल हमें शालामार बाग में नज़र आता है। पानी से न सिर्फ छोटी बड़ी नहरें इन बागों में दी गई, बल्कि आबशार, तालाब, छोटे बड़े पुल और न जाने और कितनी तख्लीकात वजूद में आई। आज का प्रोग्राम हमारा शालामार बाग की बड़ी आबशार के बारे में था और ये आबशार इस बाग के दूसरे तख्ते यानी हयात बख्श पे वाक़ है। आप जब भी इस बाग के इस तख्त पे आएंगे इस आबशार से यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।